A very good evening to all of you. Myself Deepak Kumar, as you all know, and today we are going to start with the next topic, and the name of the topic is free body diagrams. That is one of the most important topic in your life that you are going to study. ये बहुत जगह काम करने वाला है आपका, और लॉज ऑफ मोशन का ये एक तरह से वस्तु की जान है. बिना फ्री बॉडी डायग्राम्स के हम लोग कुछ नहीं कर सकते. तो हम लोग आज फ्री बॉडी डायग्राम्स सीखने जा रहे हैं. आप ध्यान दीजिए फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे. तो बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड, तो हम लोग क्या टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग को मेन देखना है क्या. हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो फोर्स हम लोग शो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स में. तो किस टाइप के फोर्सेस हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स में शो करने जा रहे हैं, ठीक है. तो विच टाइप ऑफ फोर्सेस विच वी आर गोइंग टू सी इन केस ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम्स. So the first type of force we are going to see is weight force. हम लोग वेट फोर्स देखने जा रहे हैं. दूसरा क्या देखने जा रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन. हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट करेंगे एन से. कुछ बुक्स में आर से भी डिनोट किया जाता है. वेट फोर्स को डब्ल्यू से, जो कि एम इंटू जी के बराबर होता है. तीसरा होता है टेंशन. ये आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेंशन होने जा रहा है, टेंशन, जिसको टी से डिनोट करते हैं. तो एक हमारा हो गया वेट फोर्स, दूसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा हो गया टेंशन फोर्स, और चौथा जो फोर्स होने वाला है वो हमारा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमको एक्ट कर सकता है. और पांचवा फोर्स जो हमको एक्ट करने वाला है उसको बोलते हैं इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स. ये 5 टाइप के फोर्सेस जो हम लोग को अब देखने हैं, समझने हैं, जानने हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में आने वाला है. ये 5 टाइप के क्वेश्चंस हमारे फोर्सेस हमारे क्वेश्चंस में आने वाले हैं. तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे फोर्सेस कब एक्ट करते हैं, कहाँ एक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कि हम लोग का एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेट फोर्स के बारे में. आई डोंट थिंक देयर इज एनी टेंशन मीन्स एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द वेट फोर्स. वेट इज अ फोर्स एंड वेट फोर्स एक्ट्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. So if there is an object whose mass is m, so in that case the weight is always m into g. तो वेट हमेशा m into g के बराबर होगा अगर m उस ऑब्जेक्ट का मास हुआ तो. So that is the weight force which acts always vertically downward. There is no issue in that. Weight force always acts vertically downward. Okay? Now इसके बाद हमारा आता है वेट फोर्स के बाद हमारा आता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन. तो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन कब एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा. सो इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट whose mass is m, so in that case it is going to apply 2 forces. Action reaction pair is going to be formed here. Remember, an action reaction pair is going to be formed here, and since the mass is m, its weight is going to act vertically downward, that is equal to m into g. And since it is an action force which is acting on the surface, a reaction force is also must be acting since the object is in equilibrium. So at this surface only there is another force whose name is n, and that is called the normal reaction. ये नॉर्मल रिएक्शन भी हमारे उसी सरफेस पे जहाँ पे कांटेक्ट में है वो एक्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है. नॉर्मल रिएक्शन तभी एक्ट करेगा जब वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो, और
वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करना चाहिए, तभी जाके नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, अदरवाइज नॉर्मल डायरेक्शन नहीं लगेगा। मीन्स वी विल सी कहाँ कहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन नहीं लग रहा है, कहाँ कहाँ पर नहीं लग रहा है। बट इन जनरल केसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम एन बिकम्स इक्वल टू एम इंटू जी। तो ध्यान देंगे नॉर्मल डायरेक्शन कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो, तभी हमारा नॉर्मल डायरेक्शन लगने जा रहा है, अदरवाइज नॉर्मल डायरेक्शन नहीं लगने वाला है। ठीक है, दैट इज द नॉर्मल डायरेक्शन। नाउ वेरियस केसेस में अराइज, फॉर एग्जांपल लेट अस सी एन एग्जांपल। there is a rod which is kept like this। तो क्या यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन रहेगा? ठीक है, सो यस नॉर्मल डायरेक्शन विल एक्ट, और नॉर्मल डायरेक्शन विल एक्ट हियर, लेट्स दिस बी एन ए पॉइंट एंड अ नॉर्मल डायरेक्शन जिस सरफेस पे कांटेक्ट में है, नॉर्मल डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, ये हमको ध्यान देना है। सो दिस विल बी नॉर्मल डायरेक्शन। अब ये नॉर्मल डायरेक्शन डिफरेंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेट एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे कम कर रहा होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन कम होगा, इसलिए मैंने डिफरेंट नॉर्मल डायरेक्शंस लिए हैं। तो बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन द नॉर्मल डायरेक्शन कैन बी of different types, different values, and the normal direction, the number of normal direction acting on a surface will depend on the number of contact points with the surface। सरफेस के साथ कितने कांटेक्ट हो रहा है उसके बेस पे नॉर्मल डायरेक्शन हो सकता है। तो एक भी नॉर्मल डायरेक्शन मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, मल्टीपल नॉर्मल डायरेक्शन भी हमको मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा कितना जगह पे वो ऑब्जेक्ट उसके साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, now let us take some more examples। दो पॉइंट्स पे ये टच कर रहा है सरफेस को, तो एक यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, इसको मैं मान लेता हूँ एन ए, और क्योंकि एक यहाँ पे टच कर रहा है तो एक नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट इज एन बी। तो डिफरेंट नॉर्मल डायरेक्शन हो सकता है, बस यही ध्यान देना है कि नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ लगेगा, तो जहाँ पे सरफेस टच में हो रहा है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दीज आर द नॉर्मल डायरेक्शंस एक्टिंग ऑन द सरफेस। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। स्मॉल एम है, कैपिटल एम है, तो कहाँ कहाँ पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनाता हूँ। ये हो गया एम, ये हो गया कैपिटल एम। ठीक, इस सरफेस पे बात करता हूँ, तो इस सरफेस पे टोटल वेट कितना लग रहा है, तो एम प्लस एम दोनों का, यानी यहाँ पे इसका वेट लग रहा है एम प्लस एम इंटू जी नीचे की तरफ। ठीक, और इस सरफेस को नॉर्मल डायरेक्शन मिल रहा होगा, इस सरफेस को, तो इस सरफेस को नॉर्मल डायरेक्शन मिल रहा होगा, मान लेते हैं ये नॉर्मल डायरेक्शन कितना है, तो नॉर्मल डायरेक्शन हमारा है एन। सो इन दैट केस द एन शुड बी इक्वल टू एम प्लस एम इंटू जी, दैट इज द नॉर्मल डायरेक्शन एक्टिंग फॉर द दिस सरफेस। सो if I can resolve this, so that should be the normal direction acting on the surface which is equal to m plus m into g। ओके, ये मेरा नॉर्मल डायरेक्शन हो गया कैपिटल एम के लिए। जब मैं बात करता हूँ स्मॉल एम के लिए, लेट अस गो फॉर द स्मॉल एम। यहाँ पे वेट कितना लग रहा था, यहाँ पे वेट लग रहा है एम इंटू जी, और इस पर नॉर्मल डायरेक्शन कितना लगेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन ध्यान देंगे, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन एन नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे बस इसका वेट लग रहा है, तो इस पे नॉर्मल डायरेक्शन एन1 लेंगे, एंड दैट मीन्स आई कैन से इट इन दिस केस द एन1 शुड बी इक्वल टू एम इंटू जी। तो डिफरेंट नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है कि अगर हमारे एक सरफेस पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए तो नॉर्मल डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा। ठीक है,
So this is about the normal reaction which is acting on the surface. So this is how we can find the normal reaction if there are multiple blocks. We must keep in mind that the weight of this force is only acting as the normal reaction, and here the weight of both the object is acting as the normal reaction. तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया जब हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे तो, ठीक। नाउ लेट्स गो फॉर व्हेन two objects are in contact with each other, m. In that case, the weight acting is mg, weight acting as mg. Normal reaction is will be equal to n1. Normal reaction will be equal to n2, and n1 will be equal to mg, and n2 must be equal to capital M into g. Now they are in touch, but हार्डली दे आर गोइंग टू अप्लाई द नॉर्मल रिएक्शन. अगर एक दूसरे के साथ मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट में है, तो दे आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द नॉर्मल रिएक्शन. सो रिमेंबर दैट देयर विल नो नॉर्मल रिएक्शन इन बिटवीन दिस सरफेस इफ दे आर नॉट अप्लाइंग अ फोर्स बिटवीन देम. नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? जब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करें, जो कि लग नहीं रहा है कि अप्लाई कर रहे हैं. सो देयर विल नो नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग. ओके, या आई कैन से दैट if they are moving in this direction, then in that case we can say that a normal reaction concept is going to come there. In that case, that should be equal to n1, that should be equal to mg, that should be equal to n2, that should be equal to mg, and there will be a normal reaction acting on the both surface. ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन दोनों सेम होगा. ठीक है, कितना होगा वो डिपेंड करेगा किस टाइप का एक्शन मोशन हो रहा है उस पर. So this is how the normal reaction can be calculated if such situation is given. आगे बढ़ते हैं. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे. What will happen if there is a block whose mass is m is kept like this with an angle of theta, inclination of theta दिया हुआ, तब क्या होगा? अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर किधर रहेगा, क्या फोर्सेस होंगे, वो मेरे को देखना है. ठीक, वैसे फोर्सेस से ध्यान में आया रिजल्ट के बारे में. स्टडी द क्लास 12 रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एज यू ऑल नो, and the result was very good from my point of view. That was a very good result, and इसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं. बट ऐसा सुनने में आया कि पटना रीजन का रिजल्ट सबसे ख़राब है. ओनली 75% स्टूडेंट पास. इट इज़ वर्स्ट रिजल्ट आई हैव एवर हर्ड. बट फिर भी अपने एरिया में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. आप होपफुली आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करें और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके आएँ. आते हैं टॉपिक पे. मास है हमारा ये m, थीटा डिग्री के एंगल के साथ इंक्लाइंड है. सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन किधर एक्ट करता है भाई? तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर. तो ये हम हो गया नॉर्मल रिएक्शन. सरफेस के टच में जहाँ पे ऐसे के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया. नाउ इस केस में नॉर्मल रिएक्शन होगा, वेट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका वेट जो है, वेट तो इधर एक्ट कर रहा है भाई साहब. वेट तो हमारा इसके नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड. द वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg. Okay, now I have to find the forces. So let us resolve this. So if this is theta, this angle is going to be theta, and that is mg, that is going to be 90 minus theta. ठीक. Now that mg can be resolved in two parts, this and this. ठीक है, तो इसको मैं इसके और इसके डायरेक्शन में मैं कर ले रहा हूँ. तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल वाला. तो एंगल वाला हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो ये हो गया मेरा mg sin थीटा. इस डायरेक्शन में हो गया mg sin थीटा.
और ये हो जाएगा हमारा एम जी साइन 90 माइनस थीटा, एम जी साइन थीटा जो होता है, तो ये हमारा हो गया एम जी कॉस थीटा। ठीक, सो व्हाट आई कैन सी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक्स आर, if I can resolve this is mg cos theta, this is mg sin theta, this is normal reaction and the weight is acting downward, which is equal to simply m into g. Now in that case I can write only these forces, the perpendicular forces, the surface के perpendicular forces, that will be only counted, and the horizontal forces we are not going to count that mg because I have already resolved this in horizontal and the vertical direction, horizontal and vertical with respect to the block. तो मैं इस तरीके से ब्लॉक्स को रिजॉल्व कर सकता हूँ, उसके फोर्सेस को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। सो रिमेंबर these type of questions will be asked, questions will be like related to this tension and so on. Okay, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेंशन। सो लेट्स गो फॉर टेंशन फोर्स। नाम से ही लग रहा है टेंशन आ जाएगा भाई, तो देखते हैं टेंशन फोर्स कहाँ और कैसा होता है। ठीक है, टेंशन फोर्स कहाँ और कैसा होता है। तो सबसे पहले हम टेंशन के बारे में आता, तो टेंशन लगेगा किस में, तो टेंशन बेसिकली लगता है ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स सॉरी कहते हैं स्ट्रिंग्स में। सो लेट अस कंसीडर देयर इज अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ सरफेस एंड विथ अ स्ट्रिंग a person is trying to pull this string. Now अगर आपको ध्यान में होगा तो एक ब्लॉक को स्ट्रिंग लेकर आप उसको खींच तो सकते हो, लेकिन क्या स्ट्रिंग से आप पुश कर सकते हो? इज इट पॉसिबल दैट यू कैन पुश विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग? रस्सी को लेकर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश तो नहीं कर सकते, बट पुल कर सकते हो। सो मैं कह सकता हूँ कि जो टेंशन का जो फोर्स होगा दैट विल बी अ पुल नॉट अ पुश। सो आई कैन पुल अ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, बट आई कैन नॉट पुश दैट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो टेंशन किधर लगता है? सो रिमेंबर वन थिंग, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स in a direction opposite to the point of contact। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टेंशन एक्ट करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंशन किधर एक्ट करेगा? तो टेंशन एक्ट करेगा इधर की तरफ। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंशन किधर एक्ट करेगा? टेंशन एक्ट करेगा इधर की तरफ। तो टेंशन हमेशा किधर एक्ट करेगा? तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बस हमको ध्यान रखना है, इससे हमारे सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। और टेंशन किस में एक्ट करेगा? तो टेंशन एक्ट करेगा इन केस ऑफ अ स्ट्रिंग ओनली। ओके, सो विल सी द टेंशन इन मेनी केसेस, कैसे टेंशन एक्ट करता है। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा टेंशन हो गया। अब टेंशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोई अगर एक स्ट्रिंग होगा, सिंगल स्ट्रिंग है, तो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर टेंशन थ्रू आउट सेम होगा। The tension will be truly same if there is a single string and the string considered to be a massless। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उस ऑब्जेक्ट में टेंशन थ्रू आउट सेम होगा। बट अगर उस स्ट्रिंग का वेट है, अगर उस मास है, तब उस केस में उसका स्ट्रिंग का टेंशन चेंज होना शुरू हो जाएगा विद द जैसे से मैं उसके लेंथ के अक्रॉस मूव करूँगा। उसके अलावा टेंशन के बारे में हम लोग एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं, तो जो हमारा टेंशन फोर्स जो है, जो हमारा टेंशन फोर्स है, वो टेंशन फोर्स क्या होता है? तो इंक्रीज करता है, मीन्स सॉरी
टेंशन थ्रू तो सेम है। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग का, अगर स्ट्रिंग है उसको हमको इनएक्सटेंसिबल कंसीडर करना होगा। इनएक्सटेंसिबल कंसीडर करना होगा मीन्स कि उस स्ट्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो स्ट्रिंग हमारा खिंचाएगा नहीं, स्ट्रिंग खिंचाना नहीं चाहिए, हमको ध्यान देना होगा। तो समझ में आया? अगर मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ तो हम उस स्ट्रिंग को मतलब रस्सी रबड़ की तरह खींच नहीं सकते, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, जो लेंथ है लेंथ फिक्स होना चाहिए। अगर ये केसेस हम लोग कंसीडर करते हैं तब हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग हमारा स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अदरवाइज हम लोग इसको इतनी इजीली नहीं यूज कर सकते। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग टेंशन फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव टू मास सिस्टम, ओके, हमारे पास दो मास सिस्टम है। Let's this object is having a mass ma and this is having a mass mb. We have to find the tension in different parts of the strings, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दो स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में पूरा का पूरा टेंशन सेम होगा, और एक ये स्ट्रिंग है इसमें टेंशन सेम होगा। तीन स्ट्रिंग है कि ये स्ट्रिंग है, तो तीन तीन हमको स्ट्रिंग दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग कहीं पे क्या कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि इस पार्ट में टेंशन क्या है, तो टेंशन यहाँ पे हमारा है T1, लेट अस कंसीडर T1। तो इस पार्ट में भी टेंशन क्या होगा T1, और इस पार्ट में टेंशन मान लिया हम लोग T2 है, ठीक है। तो इस पार्ट में भी टेंशन क्या होगा, तो इस पार्ट में भी टेंशन माना होगा T1, ठीक है, और इस पार्ट का टेंशन मान लेते हैं T3। तीन स्ट्रिंग थे, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट टेंशन हो गया। अब हम MA के पास आते हैं, तो MA पे वेट कितना लग रहा है, तो MA पे वेट लग रहा होगा MA into G, दैट इज द वेट, एंड द टेंशन मस्ट बी अपोजिट टू द वेट इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और नहीं भी होगा तभी अपोजिट होगा, एंड दैट केस द टेंशन T2 शुड बी लाइक दिस। अगर हमारे A ऑब्जेक्ट है तो इस पर हमारा फोर्स स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। अगर B की बात करते हैं तो B में टेंशन वेट किधर एक्ट करेगा, तो वेट एक्ट करेगा MB इंटू G डाउनवर्ड, और टेंशन जो कि है T1 अपवर्ड। नाउ अगर एक्सेलरेशन होगा तो बाद की बात है, अभी हम जो टेंशन का डायरेक्शन बस हम लोग देख रहे हैं, किधर एक्सेलरेशन होगा किधर नहीं होगा बाद की बात है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इस पुली का, तो पुली में क्या क्या लग रहा है भाई, तो टेंशन टेंशन टेंशन, ये T3, ठीक, तो ये हमारा T3 हो गया। और सॉरी ये डाउनवर्ड रहेगा, टेंशन ऊपर रहेगा तो इसका टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे दोनों डायरेक्शन में टेंशन आता है। इस ऑब्जेक्ट की टेंशन नीचे की तरफ रहेगा। जहाँ पे हम वेट कंसीडर करेंगे, जैसे इस पार्ट का हम कंसीडर किया है, ये क्लोजिंग पॉइंट है तो इससे टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। कांटेक्ट पॉइंट है तो कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन अपोजिट, तो मैं इसको टेंशन को ऊपर भी ले सकता हूँ अगर नीचे वाला कंसीडर करता हूँ, और ऊपर वाला कंसीडर करता हूँ तो उसको मैं नीचे की तरफ ले सकता हूँ, तेजी नो इसी डेट। तो ये हमारे टेंशन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, T3, T1 और T2, डिफरेंट डिफरेंट टेंशन एक्टिंग एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। दिस कैन बी यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। हम लोग देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तो इस तरीके से हम लोग टेंशन को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी हैव 3 masses, so let's consider masses A, B, C,
and masses are MA, MB and MC. ओके, तो मैं इसमें टेंशन निकालना शुरू करता हूँ। 3 स्ट्रिंग है तो 3 टेंशन होगा, तो टेंशन ले लेता हूँ मैं T1, टेंशन ले लेता हूँ मैं T2, T2, T3। ठीक है, अब डिफरेंट बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ले लेते हैं सी पे वेट किधर एक्ट करेगा, तो MC इंटू G डाउनवर्ड, टेंशन किधर एक्ट करेगा T1। ठीक, B पे बात करता हूँ, ये हो गया मेरा C। B की बात करता हूँ तो B का MB इंटू G डाउनवर्ड, MB इंटू G डाउनवर्ड, और टेंशन अपवर्ड विच इज T2। बट अगेन जब मैं इस पे फोर्सेस की बात करता हूँ तो इस पर टेंशन तो नीचे भी लग रहा है ना भाई, यहाँ पे टेंशन T1 विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो अ टेंशन T1 डाउनवर्ड। सो द नेट फोर्सेस एक्टिंग इज हियर T1, T2 एंड MBG। लेट्स गो फॉर द MA। तो फोर्सेस एक्टिंग आर MA इंटू G टेंशन T2 बस। अब मैं बात करता हूँ पुली का। सो इन केस ऑफ पुली तो टेंशन T3, टेंशन T2, टेंशन T2। So in this manner we can draw the free body diagrams of different objects in different conditions. How we can draw the normal reaction, how we can draw the tension force, how we can draw the free body diagrams, ये हम लोग कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम्स का मतलब ही होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पूरे सिस्टम से फ्री कर दें, और फ्री करने पे जितने भी उस पर फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस को लिख दें। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उसके सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके उस पर लगने वाले फोर्सेस को लिख देता हूँ तो वो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो मेरा वेट लग रहा है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, और छोटे मोटे कई टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे बट वो मैं नहीं कंसिडर करने जा रहा हूँ। तो दीज आर द बेसिकली द फ्री बॉडी डायग्राम्स। सॉरी, वन मोर थिंग, since I was very busy, so I couldn't make a video regarding your questions. There were I think 7 or 8 questions जो भेजे गए हैं मेरे पास, तो उसको आई थिंक उसमें मेरे को 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा क्वेश्चंस को बनाने में। उतना टाइम नहीं हो पाया क्योंकि कल रिजल्ट था, और कल आप लोग का भी रिजल्ट हो सकता है या आज भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट कल तो पक्का होगा। सो आई थिंक कल या परसों में आप लोगों का जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर दूँगा। तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिए और समझिए, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इसको नहीं समझ में आया आप हमको बोलिए, मैं फिर से आपको कोशिश करूँगा समझाने का। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए प्रे करते रहिए कि आपका अच्छा रिजल्ट आ जाए। अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर भाई जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।